क्या कभी सोचा है कि जब अमेज़न की सेल में एक ही सेकंड में हज़ारों लोग एक ही फ़ोन पर बाय नाउ क्लिक करते हैं, तो सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ जब हम मतलब बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो गोल गोल लोडिंग वाला स्पिनर क्यों घूमता रहता है? बिल्कुल। फेसबुक का लाइक तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन बैंक के मामले में इतना इंतज़ार क्यों? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के पीछे छिपे डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और माइक्रो सर्विसेज की जटिल दुनिया को खंगालने वाले हैं। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास 3 बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं। एक है CRDTs पर एक बहुत ही शानदार एकेडमिक पेपर, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का CQRS पैटर्न गाइड और तीसरा है IJSRA का माइक्रो सर्विसेज में कंसिस्टेंसी मॉडल्स पर एक डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि बैकएंड इंजीनियरिंग के उन मुश्किल फैसलों को डिकोड किया जाए जो हमारे हर इंटरनेट क्लिक को सुरक्षित भी बनाते हैं और तेज भी। देखिए, इंटरनेट पर दिखने वाले उस एक सिंपल क्लिक के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा डिलेमा या कह लें दुविधा छिपी होती है। दुविधा कैसी? दुविधा ये कि हम सब चाहते हैं कि हमारा ऐप सुपरफास्ट हो, राइट। और वो जो डेटा दिखाए वो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही कठोर नियम है कि आप सब कुछ एक साथ हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। साल 2000 में एरिक ब्रूअर ने इसे कैप थ्योरम का नाम दिया था। उनके मुताबिक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। पहला कंसिस्टेंसी, यानी हर जगह एकदम सही डेटा। हाँ। दूसरा अवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टम का कभी डाउन ना होना। और तीसरा है पार्टीशन टॉलरेंस, यानी अगर सर्वर्स के बीच का नेटवर्क टूट जाए तब भी काम चलते रहना। ओके। थ्योरम कहता है कि एक वक्त पर आप इनमें से सिर्फ 2 ही चुन सकते हैं। अगर हम इसे रिये के नजरिए से देखें तो सर्वर्स के बीच का नेटवर्क कटना या कोई फाइबर ऑप्टिक केबल का डैमेज होना, ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब पार्टीशन टॉलरेंस तो कोई चॉइस नहीं है, वो तो एक मजबूरी है जो सिस्टम में होनी ही चाहिए। सही पकड़ा आपने। तो आखिरकार सिस्टम डिजाइनर्स को सिर्फ कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच ही समझौता करना पड़ता है। या को सिस्टम सही डेटा दिखाएगा या फिर वो हमेशा चालू रहेगा। यही इसका सबसे बड़ा कैच है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। डैनियल अबाडी नाम के एक रिसर्चर ने इसमें PEC-CLC थ्योरम जोड़कर इस प्रॉब्लम को और भी गहरा कर दिया। PEC-CLC? ये क्या है? ये साबित करता है कि मान लीजिए आपका नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई केबल नहीं कटी है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, एक आइडियल सिनेरियो। बिल्कुल। तब भी सिस्टम को लेटेंसी यानी स्पीड या देरी और कंसिस्टेंसी यानी सटीक डेटा के बीच चुनाव करना ही पड़ता है। अरे वाह, मतलब नेटवर्क सही होने पर भी ट्रेड ऑफ है। हाँ, क्योंकि अगर डेटा को हर जगह एकदम एक्यूरेट रखना है तो उसे सिंक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, यानी सिस्टम स्लो फील होगा। ये तो किसी बड़े और व्यस्त रेस्टोरेंट की तरह हो गया। रेस्टोरेंट? वो कैसे? हाँ, देखिए, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जहाँ किचन ग्राउंड फ्लोर पर है और वेटर्स अलग-अलग फ्लोर्स पर सर्व कर रहे हैं। ओके। अगर एक कस्टमर कोई डिश मांगता है और वेटर हर बार ग्राउंड फ्लोर पर जाकर शेफ से कंफर्म करता है कि डिश बची है या नहीं, तो कस्टमर को 100% सही जानकारी मिलेगी। एग्जैक्टली, जिसे हम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कस्टमर को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, वो बार बार सीढ़ियां उतरेगा और चढ़ेगा। वही तो। और दूसरी तरफ अगर वेटर बिना किचन से पूछे धड़ाधड़ ऑर्डर लेता रहे ताकि सर्विस फास्ट लगे, यानी वो अवेलेबिलिटी और कम लेटेंसी को चुने। बिल्कुल, तो हो सकता है बाद में उसे वापस आकर कस्टमर से माफी मांगनी पड़े कि माफ कीजिएगा, डिश तो खत्म हो गई थी। मुस्कुराहट के लहजे में ये एनालॉजी सिस्टम के डिजाइन को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि अब सब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, राइट? हाँ, पुराने जमाने के सिंगल मोनोलिथिक ऐप्स की जगह अब सिस्टम को आजाद सर्विसेज में बांट दिया गया है। एक पेमेंट देख रही है, दूसरी इन्वेंट्री, तीसरी शिपिंग। और इन सबको आपस में बात करनी है, लेकिन यूजर को लगना चाहिए जैसे वो एक ही ऐप चला रहा है। बिल्कुल। इसलिए बिजनेस की जरूरत के हिसाब से ये तय किया जाता है कि कौन सी सर्विस रेस्टोरेंट के उस पहले वेटर की तरह बर्ताव करेगी और कौन सी दूसरे वेटर की तरह। अगर हम अपने सोर्सेज में जाएं, तो इसी आधार पर सिस्टम्स को 2 कंसिस्टेंसी मॉडल्स में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। हाँ,
मुझे लगता है बैंकिंग या फाइनेंस में तो कोई भी सिस्टम दूसरे वेटर वाला रिस्क ले ही नहीं सकता। वहां तो हर हाल में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी ही चाहिए होगी। बैंकिंग इसका क्लासिक यूज केस है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एसिड प्रॉपर्टीज को बहुत सख्ती से फॉलो करती है। मतलब डेटा बिल्कुल पक्का होना चाहिए। हाँ, इसमें डेटा अपडेट सिंक्रोनस होते हैं। इसे अचीव करने के लिए बैकएंड में 2 फेज कमिट यानी 2PC पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। 2PC ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि नेटवर्क में एक कोऑर्डिनेटर होता है। जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये कोऑर्डिनेटर ट्रांजैक्शन में शामिल सभी डेटाबेस नोड्स को रोकता है। अच्छा, सबको पॉज कर देता है। हाँ, और पूछता है क्या तुम सब इस नए बैलेंस को लिखने के लिए तैयार हो? और फिर जब तक हर एक नोड से हाँ का सिग्नल नहीं आ जाता तब तक डेटा लिखा ही नहीं जाता। लेकिन अगर 10 नोड्स हैं और एक का भी नेटवर्क स्लो है तो बाकी 9 को तो फालतू में इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो स्पीड के लिए एक बुरा सपना है। इसी वजह से हमारे सोर्सेज में जो IJSRA का पेपर है उसमें 2 फेज कमिट को आज के मॉडर्न हाई स्केल माइक्रो सर्विसेज के लिए एक एंटी पैटर्न माना गया है। मतलब इसे यूज करने से बचना चाहिए। हाँ, ये सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और लेटेंसी को इतना बढ़ा देता है कि यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसलिए जहां स्पीड और स्केल सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे Amazon का प्रोडक्ट कैटलॉग या Instagram की फीड, एग्जैक्टली वहां इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल होता है। यहाँ अपडेट्स एसिंक्रोनस होते हैं। एसिंक्रोनस मतलब बैकग्राउंड में काम चलता रहता है। हाँ, मतलब सिस्टम तुरंत डेटा को एक जगह सेव करके यूजर को बोल देता है काम हो गया, और बैकग्राउंड में आराम से बाकी सर्वर्स को अपडेट करता रहता है। इवेंचुअली यानी कुछ समय बाद सभी सर्वर्स का डेटा एक जैसा हो जाता है। एक मिनट, अगर मैं इसे यूजर के नजरिए से देखूं तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम मुझे कुछ देर के लिए गलत या पुराना डेटा दिखा रहा है। एक तरह से हाँ। मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और तुरंत बैलेंस चेक किया, लेकिन मुझे पुराना बैलेंस दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड सिंक अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है। तो ये मेरे लिए कोई कंसिस्टेंसी मॉडल नहीं है। मुझे तो लगेगा सिस्टम में कोई भयंकर बग है। इसे रियल वर्ल्ड में कंपनियां मैनेज कैसे करती हैं? यूजर्स का ये डर बिल्कुल जायज है और इसीलिए बैकएंड इंजीनियर्स इसे बहुत ही स्मार्ट पैटर्न से संभालते हैं। हमारे सोर्स में इसके लिए सागा पैटर्न का जिक्र है। सागा पैटर्न ये क्या करता है? चूंकि हम 2 फेज कमिट की तरह सब कुछ एक साथ लॉक नहीं कर सकते, इसलिए सागा पैटर्न एक बड़े ट्रांजैक्शन को कई छोटे छोटे लोकल ट्रांजैक्शंस में तोड़ देता है। कोई एग्जांपल? मान लीजिए आप एक ट्रिप बुक कर रहे हैं। पहला स्टेप है फ्लाइट बुक करना, दूसरा होटल और तीसरा कैब। ठीक है। सिस्टम पहले फ्लाइट बुक कर देगा और एक इवेंट ट्रिगर करेगा, फिर होटल बुक होगा। अगर कैब की बुकिंग फेल हो जाती है तो सिस्टम क्रैश नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो रिवर्स गियर डाल देता है। वो एक कॉम्पेंसेटिंग एक्शन चलाता है जो पहले से बुक हो चुके होटल और फ्लाइट को कैंसिल कर देता है। अरे वाह। हाँ, ताकि डेटाबेस वापस अपनी सही स्टेट में आ जाए। तो ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक सर्विस दूसरी सर्विस को इवेंट भेज रही है तो ये भी तो हो सकता है कि डेटाबेस अपडेट हो जाए, लेकिन नेटवर्क जाने की वजह से इवेंट का मैसेज दूसरी सर्विस तक पहुंचे ही नहीं। यहीं पर आउटबॉक्स पैटर्न एंट्री लेता है। ये एक बहुत ही क्लेवर तकनीक है। अच्छा। हाँ, डेटाबेस को अपडेट करते वक्त सिस्टम उसी डेटाबेस के अंदर एक अलग टेबल बनाता है जिसे आउटबॉक्स कहते हैं। जैसे ईमेल का आउटबॉक्स आता है? एग्जैक्टली। वो जो मैसेज या इवेंट दूसरी सर्विस को भेजना है उसे पहले इसी आउटबॉक्स टेबल में सेव कर लिया जाता है। ओके, समझ रहा हूँ। क्योंकि डेटा का अपडेट होना और आउटबॉक्स में मैसेज का सेव होना दोनों एक ही डेटाबेस के अंदर हो रहे हैं, तो या तो दोनों होंगे या दोनों फेल होंगे। और फिर वो मैसेज जाता कैसे है? एक अलग बैकग्राउंड प्रोसेस उस आउटबॉक्स को लगातार पढ़ती रहती है और वहां से मैसेजेस को दूसरी सर्विसेज तक पहुंचाती है। इससे मैसेज के खोने का रिस्क 0 हो जाता है। और फ्रंट एंड पर यानी हमारी स्क्रीन्स पर इस इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की जो देरी है उसे छिपाने के लिए UI और UX ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। वो जो हम प्रोग्रेस बार्स, लोडिंग स्पिनर्स या योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड वाले एनिमेशंस देखते हैं, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है। नहीं, वो एक इल्यूजन है। सही कहा। जब तक हमारा ध्यान उस एनिमेशन पर होता है, बैकएंड में सागा पैटर्न अपना काम कर रहा होता है और सारे डेटाबेस सिंक हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। यूजर का एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है
और बैकएंड अपना काम बिना किसी ब्लॉकेज के कर लेता है। पर देखिए, अगर हम बैकएंड के इस एसिंक्रोनस काम को और गहराई से देखें, तो इतने सारे इवेंट्स और मैसेजेस को हैंडल करने में डेटाबेस की तो सांस फूल जाती होगी। हाँ, लोड तो बहुत पड़ता है। जब एक ही समय पर लाखों लोग डेटा पढ़ रहे हैं और हजारों लोग लिख रहे हैं, तो सिस्टम इसे बैलेंस कैसे करता है? यहाँ शायद हमारे अज्योर वाले सोर्स का जो CQRS पैटर्न है वो पिक्चर में आता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब सिस्टम बहुत ज्यादा स्केल करता है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी मॉडल बदलना काफी नहीं होता, तो फिर हमें पूरा आर्किटेक्चर बदलना पड़ता है। पुराने सिस्टम्स में एक ही डेटाबेस होता था जिससे हम डेटा पढ़ते भी थे और उसी में लिखते भी थे। हाँ, जिसे क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं। राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें डेटाबेस लॉक कंटेंशन का शिकार हो जाता है। लॉक कंटेंशन। मतलब अगर एक बैंक में फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक ही पेन है, हाँ, एक ही पेन है, तो जब तक मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं, बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। सही एनालॉजी है। उसी तरह जब बैकएंड कोई नया डेटा लिख रहा होता है, तो वो उस टेबल को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए लॉक कर देता है, और अगर उसी वक्त कोई उस डेटा को पढ़ना चाहे तो उसे रुकना पड़ता है। और बड़ी एप्लीकेशंस में 90% काम डेटा पढ़ने का होता है और सिर्फ 10% लिखने का। तो ये तो बहुत बड़ी बॉटलनेक हो गई। बिल्कुल। CQRS यानी कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। वो कैसे? ये पैटर्न कहता है कि डेटा लिखने का रास्ता, जिन्हें कमांड्स कहते हैं, और डेटा पढ़ने का रास्ता, जिन्हें क्वेरीज कहते हैं, दोनों को पूरी तरह से अलग कर दो। अच्छा, दोनों के लिए अलग रास्ते? हाँ, हम इसके लिए 2 अलग-अलग डेटाबेस मॉडल्स बना देते हैं। इसे अगर हम रेस्टोरेंट से हटाकर एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के एनालॉजी से समझें, तो CQRS कुछ ऐसा है। बताइए। मान लीजिए ऑफिस में एक राइट डिपार्टमेंट है जिसका काम है बाहर से आने वाली नई फाइल्स को रिसीव करना, उनकी चेकिंग करना और उन पर मुहर लगाना। ठीक है, ये थोड़ा स्लो और जटिल काम है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सी कंडीशन चेक करनी होती है। दूसरी तरफ एक रीड डिपार्टमेंट है जिसका काम सिर्फ लोगों को उन फाइल्स की फोटोकॉपी देना है। और मजे की बात यह है कि रीड डिपार्टमेंट कभी ओरिजिनल फाइल्स को हाथ नहीं लगाता। हाँ, और इन दोनों को सिंक में रखने के लिए राइट डिपार्टमेंट हर 5 मिनट में अपनी नई स्टैंप लगी हुई फाइल्स का एक बंडल फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो अगर कोई फाइल अभी राइट डिपार्टमेंट में आई है तो हो सकता है अगले कुछ मिनटों तक वो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट में ना मिले। एग्जैक्टली। और यही हमारी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है। लेकिन इससे फोटोकॉपी बांटने की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। वो डिपार्टमेंट बिना रुके धड़ाधड़ अपना काम कर सकता है। ये बहुत ही शानदार और विजुअल तरीका है इसे समझने का। अज्योर गाइड में एक और बहुत बारीक पॉइंट है। वो क्या? जो कमांड्स होते हैं, यानी जो डेटा चेंज करते हैं, उनका नामकरण हमेशा बिजनेस के इरादे को दर्शाना चाहिए। बिजनेस का इरादा? हाँ, मतलब डेवलपर्स को चेंज स्टेटस टू 1 जैसा कोड नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, तो क्या लिखना चाहिए? उसकी जगह कमांड का नाम होना चाहिए कैंसिल ऑर्डर या अपग्रेड मेंबरशिप। ओहो, ताकि कोड पढ़कर ही समझ आ जाए कि बिजनेस लॉजिक क्या है। बिल्कुल। इससे सिस्टम का डिजाइन सीधा बिजनेस के लॉजिक से अलाइन हो जाता है। और दूसरी तरफ क्वेरीज होती हैं जो सिर्फ डेटा दिखाती हैं। वो कोई लॉजिक नहीं लगाती? नहीं, वो कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लगाती, बस सीधे डेटाबेस से बनी बनाई प्लेट उठाती हैं और यूजर की स्क्रीन पर सर्व कर देती हैं। और मैंने पढ़ा है कि CQRS को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसे अक्सर इवेंट सोर्सिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है। इवेंट सोर्सिंग मेरे हिसाब से डेटा को स्टोर करने का नजरिया ही बदल देता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। नॉर्मल डेटाबेस में हम सिर्फ करंट स्टेट सेव करते हैं। जैसे अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपए थे और मैंने 200 खर्च किए, तो पुराना बैलेंस डिलीट हो जाता है और 800 लिख दिया जाता है। राइट। लेकिन इवेंट सोर्सिंग ऐसा नहीं करता। ये चेस के गेम की तरह है। चेस? हाँ, ये बोर्ड की आखिरी पोजीशन को सेव नहीं करता, बल्कि शुरुआत से चली गई हर एक चाल को सेव करता है। अच्छा, जैसे यूजर ने 1000 रुपए जमा किए, फिर यूजर ने 200 रुपए निकाले। एग्जैक्टली। इन सारे इवेंट्स की हिस्ट्री हमेशा के लिए एक लॉग में सेव हो जाती है। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी वक्त ये देखना हो कि डेटाबेस की हालत 2 दिन पहले कैसी थी, तो मैं बस उन इवेंट्स को उस तारीख तक रीप्ले कर सकता हूँ। बिल्कुल, एकदम सही। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की सेव फाइल की तरह। हाँ, और इन्हीं इवेंट्स को फास्ट फॉरवर्ड करके रीड डेटाबेस के लिए वो रेडीमेड प्लेट्स तैयार की जाती हैं जिन्हें हम
मटेरियलाइज्ड व्यूज कहते हैं। ये सिस्टम को रिकवर करने और डीबग करने के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। वाकई। लेकिन यहाँ एक पेंच फंसता है। कैसा पेंच? हमने पढ़ने और लिखने को अलग कर दिया, इवेंट्स को लॉग भी कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का मतलब है कि दुनिया भर में सर्वर्स फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हो अगर दो यूजर्स एक ही समय पर दो अलग-अलग लोकेशन से कोई डेटा लिखें और उसी वक्त दोनों सर्वर्स के बीच का इंटरनेट कट जाए? ओह, ये तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। हाँ, जब नेटवर्क वापस आएगा तो सर्वर्स को कैसे पता चलेगा कि किसका डेटा सही है और किसका डिलीट करना है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की सबसे डरावनी प्रॉब्लम्स में से एक है, और यहीं पर हमारे पहले सोर्स यानी CRDTs, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रेप्लिकेटेड डेटा टाइप्स की एंट्री होती है। CRDTs ये काम कैसे करते हैं? ये असल में कंप्यूटर साइंस और प्योर मैथमेटिक्स का एक ऐसा हाइब्रिड है जो डेटा के टकराव को बिना किसी इंसानी मदद के सुलझा देते हैं। इसे थोड़ा रियल लाइफ में इमेजिन करते हैं, जैसे गूगल डॉक्स या स्पॉटिफाई की शेयर्ड प्लेलिस्ट। हाँ, प्लेलिस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारा नेटवर्क चला जाता है। मैं ऑफलाइन ही उस शेयर्ड प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह का एक गाना ऐड कर देता हूँ। ओके। मेरा दोस्त जो मुझसे दूर बैठा है और वो भी ऑफलाइन है, उसी प्लेलिस्ट से एक पुराना गाना डिलीट कर देता है। और दोनों ऑफलाइन हैं। हाँ, अब जब हम दोनों के फोन में वापस इंटरनेट आएगा तो सिस्टम इस टकराव को कैसे हैंडल करेगा बिना प्लेलिस्ट को करप्ट किए? ऐसे सिनेरियोज के लिए CRDTs ऑप्टिमिस्टिक रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रेप्लिकेशन? हाँ, पुराने सिस्टम सिर्फ कम्यूटेटिव ऑपरेशंस को समझते थे, जहां आगे पीछे करने से रिजल्ट नहीं बदलता। जैसे 2+3 और 3+2 दोनों 5 ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक गाना ऐड करना और दूसरा रिमूव करना नॉन कम्यूटेटिव है। इनका क्रम मायने रखता है। हाँ, पहले क्या हुआ ये तो जरूरी है। हमारे पेपर में इसे हैंडल करने के 2 अप्रोच बताए गए हैं। पहला है ऑपरेशन बेस्ड CRDTs। इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टम हर एक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, प्रिपेयर और इफेक्ट। अच्छा। जब आप ऑफलाइन गाना ऐड करते हैं तो आपका फोन लोकल डेटाबेस में प्रिपेयर करता है और बिना किसी एरर के आपको गाना दिखा देता है। मतलब मुझे लगता है कि काम हो गया। हाँ, और जब नेटवर्क आता है तो वो इस ऑपरेशन का मैसेज नेटवर्क पे भेजता है, जो दूसरे फोन्स पर इफेक्ट डालता है। ओके। लेकिन इसमें मैसेजेस का सही क्रम में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तकनीक यूज होती है जिसे टैग्ड कॉजल ब्रॉडकास्ट या TCB कहते हैं। TCB? अगर मैं इसे सिंपल करूं तो ये पोस्ट ऑफिस से भेजी गई चिट्ठियां पर स्टैंप लगाने जैसा है। स्टैंप कैसे? मतलब हर मैसेज पर एक यूनिक ID और टाइम स्टैम्प चिपका दिया जाता है। हाँ, ताकि अगर मेरे दोस्त का डिलीट वाला मैसेज सर्वर पर पहले पहुंच भी जाए तो सर्वर उसे रोक ले। हाँ, सर्वर उस स्टैम्प को देखकर समझ जाए कि अरे रुको, अरिजीत सिंह वाला गाना ऐड करने का मैसेज इससे पहले जनरेट हुआ था, तो पहले उसे प्रोसेस करो। अरे वाह, आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड किया। तो इससे मैसेजेस के आगे पीछे पहुंचने पर भी लॉजिक नहीं बिगड़ता। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे अप्रोच पर, जो है स्टेट बेस्ड CRDTs। ये पहले वाले से अलग कैसे है? इसमें हम अलग अलग ऑपरेशंस के मैसेजेस नहीं भेजते, बल्कि पूरा का पूरा डेटा का स्टेट यानी पूरी प्लेलिस्ट की करंट सिचुएशन दूसरे सर्वर को भेज देते हैं। पूरा का पूरा स्टेट? हाँ, और जब 2 अलग अलग स्टेट्स मिलते हैं तो उन्हें मर्ज किया जाता है। इसके लिए मैथमेटिक्स का जॉइंट सेमीलैटिसिस कॉन्सेप्ट यूज होता है। जॉइंट सेमीलैटिसिस? हाँ। ये तो सुनने में ही किसी एडवांस मैथ क्लास का सिलेबस लगता है। थोड़ा है भी, लेकिन इसका कोर लॉजिक बहुत सिंपल है। इसे आप बाढ़ के दौरान दीवार पर लगे एक हाई वाटर मार्क की तरह समझ सकते हैं। हाई वाटर मार्क? हाँ, पानी का स्तर या तो बढ़ेगा या वहीं रहेगा, वो मार्क कभी नीचे नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स में इसे इन्फ्लेशंस कहते हैं। मतलब डेटा हमेशा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, डेटा की वैल्यू या स्टेट हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, पीछे नहीं। जब 2 सर्वर्स अपना डेटा मर्ज करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक ऐसा नया स्टेट होता है जो उन दोनों से बड़ा या उनके बराबर हो। तो अगर हम एक और ई-कॉमर्स का ट्रिकी एग्जांपल लें। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक यूजर ऑफलाइन होकर अपने कार्ट में एक लैपटॉप ऐड करता है। बिल्कुल उसी वक्त उसी अकाउंट को किसी दूसरे शहर में यूज कर रहा उसका भाई, जिसके पास इंटरनेट है, ओके। वो उस लैपटॉप को कार्ट से रिमूव कर देता है। ओह, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। हाँ। अब जब पहले यूजर का इंटरनेट वापस आएगा तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। एक ही आइटम पर ऐड और रिमूव की जंग छिड़ गई। इस मैथमेटिकल लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन? ये CRDTs का मास्टर स्ट्रोक है।
इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व्ड रिमूव सिमेंटिक्स के जरिए सॉल्व किया जाता है। और वो क्या कहता है? इस लॉजिक के तहत हमेशा ऐड ऑपरेशन को जीत मिलती है। ऐसा क्यों? जिसने रिमूव किया उसका एक्शन इग्नोर क्यों कर दिया गया? क्योंकि सिस्टम लॉस्ट अपडेट से बचना चाहता है। लॉस्ट अपडेट्स। देखिए, जब भाई ने लैपटॉप रिमूव किया तो उस रिमूव कमांड ने सिर्फ उसी ऐड एक्शन को कैंसिल किया जो उस वक्त सिस्टम को दिखाई दे रहा था। अच्छा। लेकिन जो नया ऐड ऑफलाइन हुआ था वो तो उस रिमूव कमांड की नजरों से छिपा हुआ था ना। हाँ, वो तो ऑफलाइन था। इसलिए जब दोनों स्टेट्स मर्ज होते हैं तो वो छुपकर हुआ ऐड ऑपरेशन सर्वाइव कर जाता है। सिस्टम यही मानता है कि जो डेटा ऑफलाइन ऐड हुआ है वो यूजर की लेटेस्ट इंटेंशन है। वाह, इस तरह बिना कोई डेटा खोए और बिना सिस्टम क्रैश हुए टकराव सुलझा जाता है। बिल्कुल, ये वाकई में कमाल का इंजीनियरिंग माइंडसेट है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, टेक की इस मॉडर्न दुनिया में परफेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। माइक्रो सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का डिजाइन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ऑफ्स यानी समझौतों का खेल है। सही कहा। आपको तय करना होता है कि बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। अगर पेसी-लीसी थ्योरम के हिसाब से सोचें तो बैंक को एक्यूरेसी चाहिए, तो वो 2 फेज कमिट की देरी सह लेंगे। हाँ, और सोशल मीडिया को स्पीड चाहिए तो वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अपनाएगा और सागा पैटर्न से एरर्स को संभालेगा। और जब डेटाबेस पर लोड बढ़ेगा तो CQRS पैटर्न के जरिए पढ़ने और लिखने वाले रास्तों को अलग कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली। और इन सब के बीच नेटवर्क टूटने पर भी डेटा को सुरक्षित रखने का जिम्मा CRDT की मैथ्स उठा लेगी। मतलब हर फैसला सर्वर की कॉस्ट, सिस्टम की स्केलेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को देखकर लिया जाता है। सिस्टम आर्किटेक्ट्स असल में इन्हीं टूल्स के मास्टर होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारे धागे सुलझाते हैं। आज हमने जो भी खंगाला वो इंटरनेट का वर्तमान है, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने सोर्सेज से निकाला हुआ एक आखिरी बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार छोड़ते हैं। वो क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का भविष्य AI की तरफ बढ़ रहा है। रिसर्च इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में सिस्टम्स में इंसानी इंजीनियर्स की जरूरत शायद कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, AI मॉडल्स अपने आप सर्वर के ट्रैफिक को देख के स्ट्रॉन्ग और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के बीच सेकंड्स के अंदर डायनामिक शिफ्ट करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर होगा। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य में हम एक ऐसे इंटरनेट का सामना करेंगे जहां AI हमारी नजरों से हर तरह के लैग और डेटा सिंक की देरी को इतनी खूबसूरती से छिपा देगा कि हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि डेटा रियल टाइम है या नहीं। एग्जैक्टली। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सचमुच में रियल टाइम है या बैकएंड को सिंक करने का वक्त देने के लिए AI द्वारा रचा गया एक परफेक्ट इल्यूजन। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगली बार जब किसी ऐप में लोडिंग बार बहुत स्मूथली चले तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में।